गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको व्याकरण में पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ। ये है वर्ण विचार। वर्ण विचार को इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी भी बोलते हैं। तो वर्ण विचार जानिए, यानी वर्ण किसे कहते हैं। तो क्या है, मुख से जो बोली जाती है, जो ध्वनि निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण। वर्ण का क्या होता है, खंडन नहीं होता। वर्ण का खंडन नहीं होता। जैसे कि जब कोई पक्षी या पशु कोई आवाज़ निकालती है तो उस आवाज़ का कोई मतलब नहीं होता, उस आवाज़ का कोई मतलब नहीं निकलता। तो वो क्या है, वो हमारी ध्वनि नहीं है। जब कोई व्यक्ति बोलते हैं तो उनके मुख से जो ध्वनि निकलती है तो उसका कुछ अर्थ निकलता है। जैसे कि राम जा रहा है, तब इसका जो हम ध्वनि का जो खंडन करेंगे, क्या है, राम जा रहा है, तो ये क्या है, एक वाक्य है। क्या है, तो इस प्रत्येक वाक्य के प्रत्येक शब्द का जो हम खंडन करेंगे, वर्ण बनाएंगे। जैसे कि राम, तो इसमें राम का जो खंडन होगा, ध्वनि अलग अलग जो होगा, वर्ण अलग अलग, तो कैसे होगा, जैसे र जोर आ, जोर म, जोर अ, तो क्या हो जाएगा, इसमें कितने ध्वनि हैं, 4। इसमें कितने ध्वनि हैं, 4। तो ये चारों मिलके क्या बन गया शब्द, राम। जैसे जा, तो ज में क्या है, दो है। ज में क्या है, 2 वर्ण है, ज और अ, क्योंकि इसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वर जो है सो अपने सहायता से बोलता है और व्यंजन जो है दूसरे की मदद से बनता है। तो ये क्या है, जो क्या है, व्यंजन वर्ण। तो ज और आ, तो ये इसमें क्या, कितने ध्वनि हो गए, 2। तो ये क्या हो गया, जा। रहा, रहा कैसे, इसका कैसे खंडन करेंगे, र जोर अ जोर ह जोर आ, तब जाके ये क्या बनता है शब्द, रहा। यहाँ पे क्या है, ह जोर ए, ह में ए जोड़ेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे, तब जाके होगा है। तो ये क्या है, ये ध्वनि का खंडन जो है, हम ध्वनि अलग अलग जो किए हैं, इस शब्द का जो ध्वनि अलग अलग किए हैं, तो इस प्रकार से हुआ। तो इस सब को जो एक साथ लिखेंगे तो क्या बन गया, ये वाक्य बन गया, राम जा रहा है। तो उपयुक्त खंडों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। व्याकरण में इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। व्याकरण में इन ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण। भाषा के प्रयुक्त यह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे, वर्ण या अक्षर। वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, जैसे अ से ज्ञ तक हम लिखते हैं ना, तो ये क्या हो गया, वर्णों का समूह। क्या हो गया, वर्णों का समूह। तो इसको हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण जो माला, अर्थात वर्णों की लड़ी। वर्ण और माला दोनों शब्द को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्णमाला, यानी वर्णों का माला। अ से ज्ञ तक वर्णों का जो समूह है उसे ही हम वर्णमाला कहेंगे। किसी भाषा के वर्ण, इसका परिभाषा है, किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। अब क्या है, अब आगे क्या पढ़ेंगे, वर्णों के भेद। वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो वर्ण जो है सो हिंदी में कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो अब यहाँ पे क्या है, स्वर। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वयं होता है। अभी मैं बताई थी आपको, अर्थात उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती। स्वर जो है सो अपने आप, मतलब किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है। और व्यंजन में क्या है, दूसरे वर्ण की जरूरत होती है। तो हिंदी में स्वर कितने हैं, 11। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये सब सारे क्या है, स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के कितने भेद हैं, 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। तब इधर अब आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं ह्रस्व। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात जिन स्वरों की मात्रा एक छोटी होती है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अ ई उ तथा री, इसको हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों में उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, अर्थात जिनकी बड़ी मात्रा होती है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं।
दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। 4 हो गए हर्ष स्वर और 7 क्या हो गए? एक दीर्घ स्वर, जबकि स्वर टोटल 11 होते हैं। आ, ई, बरी ई, बराऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर। इन्हें निम्न प्रकार से दीर्घ कहते हैं। जैसे अ में अ और जोड़ अ तो क्या हो गया? आ। अ जोड़ ई तो क्या हो गया? ए। अ जोड़ उ तो क्या हो गया? ओ। ई जोड़ ई तो क्या हो गया? बरी। अ जोड़ ए तो क्या हो गया? ऐ। अ जोड़ ओ तो क्या हो गया? औ। उ जोड़ उ तो क्या हो गया? बराऊ। तो ये तुम्हारे क्या हो गए? दीर्घ स्वर। ये हो गए हर्ष स्वर, ये हो गए दीर्घ स्वर। अब क्या है? प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर के 3 गुना समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, सुनो आदि ये शब्द क्या है? इनमें ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम प्लुत स्वर कहते हैं। स्वरों के मात्रा चिन्ह। स्वरों के मात्रा चिन्ह निश्चित होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब स्वरों का रूप बदल जाता है। उन्हें मूल रूप के स्थान पर कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। स्वर का क्या होता है? अपना मात्रा निश्चित होता है। अब व्यंजन जो है सो स्वर के मदद से बोला जाता है। स्वर का जब तक मात्रा हम व्यंजन में नहीं लगाएंगे तब तक हम व्यंजन शब्द नहीं बोल सकते हैं। तब यहाँ पे देखो मात्राएं हैं, अ से लेके औ तक, और सबका क्या मात्रा है वो दिख रहा है। आपके पास बुक होगा उसमें दिख रहा होगा मात्रा सहित व्यंजन। ये व्यंजन है क, का, की, ये आप लोग पढ़े हैं। अब इससे कौन कौन सा शब्द बना है? क से कमल, का से कान, छोटी ई की मात्रा की जो है तो किसान, बड़ी ई की मात्रा से कीट, छोटा ऊ से कुबरा, बड़ा ऊ से कूप, कृ से कृषक, के से केला, कै से कैलाश, को से कोयल और कौ से कौवा। ये सारे शब्द बने हुए हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अयोगवाह। ये ध्वनियाँ न तो स्वर होती है और न व्यंजन, अर्थात ये अ जोड़ योग अयोग, अ जोड़ योग अयोग, स्वर और व्यंजन के बिना योग की ध्वनियाँ हैं। ये स्वर और व्यंजन के बिना योग की ये ध्वनियाँ हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, किसी स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है। इसी कारण इनको चंद्रबिंदी अंग अह लिखते हैं। चंद्रबिंदी की मात्रा जो होता है अनुनासिका, और अनुस्वार तो जानते ही हो, अह विसर्ग को कहते हैं। तो ये इसको क्या करते हैं? अंत में लिखते हैं, किसी शब्द के अंत में ही लिखा जाता है। तो जैसे अंग की मात्रा अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण क्या चीज़ से होता है? नाक से। जैसे मंगल, आंचल, डंडा, तेंदुआ, संबंध आदि। अनुनासिका चंद्रबिंदु वो तो मैं बताई हूँ। अनुनासिका का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, जैसे हंसना, आँख आदि। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग उच्चारण के समय व्यंजन के साथ ह की ध्वनि देता है। प्रयोग के समय इसका स्वरूप 2 बिंदु के रूप में होता है, जैसे अतः, दुख आदि। हलंत स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग करने पर उनके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है। यह रेखा हल कहलाती है। हल युक्त व्यंजन शब्द हलंत कहलाता है, जैसे चिन्ह, विद्या, विदेश आदि। ये सब सारे आपके स्वर और व्यंजन के बारे में बताया गया है। ये आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अब स्वर के बारे में ही इतना बताया गया। अब आगे क्या है? व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुककर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी के व्यंजनों की संख्या 33 है। यानी व्यंजन जो क्या है? स्वर की मदद से बोली जाती है, और इसके उच्चारण में क्या है? हवा रुककर मुंह से बाहर निकलती है। इसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। और व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 यानी 33। अब ये सारे आपके व्यंजन वर्ण हैं, आप लोग इसको बुक में देख लीजिएगा। इसे हम स्पर्श कहते हैं, इसे हम व्यंजन कहते हैं। इसे अंतस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व 4 होते हैं। उष्म
उसमें व्यंजन कितने होते हैं? 4। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। संयुक्त व्यंजन होते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और ये सब स्पर्श व्यंजन है। ये जो है क से लेके म तक ये क्या है? स्पर्श व्यंजन। अब व्यंजन के 4 भेद होते हैं: स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और उत्क्षिप्त। स्पर्श व्यंजन क्या है? क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। जैसे कवर्ग, तो क से लेके अ तक, तो ये कंठ से बोले जाते हैं। इसका उच्चारण कंठ से होता है। कवर्ग, क तो यानी कंठ से, अ तक। चवर्ग, तो ये क्या है? तालु से बोले जाते हैं। इसमें जब हम बोलते हैं तो जीभ क्या है? तालु से स्पर्श करता है। ये क्या है? टवर्ग, मूर्धा। ये ट से लेकर न तक ये मूर्धा से बोले जाते हैं। तवर्ग, ये दंत से, इसमें जीभ दंत को स्पर्श करता है। पवर्ग, ये ओष्ठ, प, तो प बोलने पे क्या होता है? दोनों ओठ जो है आपस में मिलते हैं, तो इसको हम ओष्ठ से बोलते हैं। तो ये सारे आपके हो गए। अंतस्थ व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन के बीच स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है। स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, इसलिए हम इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 4 है: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में श्वास तेजी से बाहर निकलने के कारण मुख में ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है: तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इतनी है। उत्क्षिप्त व्यंजन, इनके उच्चारण में भी जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है। इनकी संख्या 2 है: ढ, र और ढ। इन व्यंजनों के अतिरिक्त भी व्यंजन हैं जो स्वतंत्र नहीं है बल्कि अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं। तो ये सब आप व्यंजन के बारे में यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके आगे है कुछ अन्य विशेष व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 होते हैं, जैसे अर्ध व्यंजन, पूर्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उद्गारण। तो क, त, ज, श ये जो है अर्ध व्यंजन है। क्र, त्र, ज्र, स ये क्या है? पूर्ण व्यंजन। स, र, अर, र ये क्या है? संयुक्त। अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र इससे ये शब्द बना है: रक्षा, नेत्र, यज्ञ, श्रम। द्वित व्यंजन, जब एक ही व्यंजन का 2 बार प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे अर्ध व्यंजन, पूर्ण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इसका उदाहरण तो ये है अर्ध व्यंजन: क, च, त, द, न, म, ल। ये है ये पूर्ण: क, च, ये क्र, च, त्र, त्र सब में हलंत लगा हुआ है। ये है बिना हलंत वाला: क, च, त, द, न, म, ल। अब इससे संयुक्त व्यंजन, तो क आधा है, क और क पूरे क को, तो ये कक, चच, तत्, दद्द, नन, मम, लल। तो इससे क्या शब्द बना? मक्का, कच्चा, पत्ता, भद्दा, पन्ना, अम्मा, बल्ला। ये सब शब्द बन गए। तो ये तुम्हारे क्या हो गए? संयुक्त व्यंजन। क्या हो गए? द्वित व्यंजन। ये क्या है? संयुक्ता अक्षर, जब स्वर रहित व्यंजन को अपने से अलग व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे अर्ध व्यंजन, पूर्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उद्गारण। तो ये क्या है? ख से लेके स तक में क्या हलंत लगा हुआ है, और ये है पूर्ण व्यंजन बिना हलंत वाले: य, व, य, म, द, म। तो ये क्या है? संयुक्त: आधा ख, य, आधा ज, व, ध, य, न, म, व, द, श, म। यानी आधे आधे हैं और इधर पूरे पूरे वर्ण हैं। तो इसका क्या बन जाएगा? ख्याल, ज्वार, ध्यान, जन्म, शब्द, रश्मि। अब ये है हलंत। बिना पाई वाले व्यंजनों में हलंत लगाकर उनका अरहित रूप लिखा जाता है। जैसे नाट्य, पाठ्य,
ड्योढ़ी आदि। पाई हटाकर बिना पाई वाले व्यंजनों को दूसरे व्यंजन के साथ जोड़कर लिखना है, जैसे लक्ष्मण, सूक्ष्म, अच्छा, संख्या आदि। घुंडी हटाकर क फ को अन्य व्यंजनों के साथ जोड़ने के लिए घुंडी को हटाकर लिखा जाता है, जैसे हुक्म, प्लस, मक्कार, पक्का आदि। र के विभिन्न रूप। र एक ऐसा व्यंजन है जिसकी मात्रा और स्वर रहित रूप अन्य व्यंजनों से अलग होते हैं, अतः र का प्रयोग करते हैं। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्वर रहित व्यंजनों के साथ र का प्रयोग उन व्यंजनों के नीचे किया जाता है, जैसे म में ये हलंत लगा हुआ है, ग्र में, क्र में, तो इसको मर, ग्र, क्र आदि बोलेंगे। स्वर रहित व्यंजनों र का प्रयोग अगले अक्षर के शीर्ष पर किया जाता है, जैसे म के ऊपर रेफ लगा हुआ है, सब में, इसमें भी म के ऊपर, इसमें द के प, इसमें प के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? कर्म, सर्म, दर, सर्द, पर्व आदि। उ मात्रा के साथ र होने पर मात्रा नीचे न लगाकर र के मध्य की घुंडी के साथ लगती है, जैसे रुपया, रुकना, रुचि, रुष्ट आदि। उ की मात्रा हो तो मात्रा के साथ गोल घुंडी बनती है, जैसे रूप, रूठना, रूल आदि। स के साथ र हो तो श्र बन जाता है, जैसे श्रम, श्रवण, श्रीमती आदि। स के साथ र हो तो श्र बनता है, जैसे स्रोत, सहस्र आदि। त र के योग से त्र बनता है। स त्र के योग से अस्त्र बनता है, तो रूप में लिखा जाता है, जैसे स्त्री, वस्त्र, अस्त्र, शस्त्र आदि। वर्ण विच्छेद। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, और शब्द के एक एक वर्ण को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेदन कहलाता है। क्या है? वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द, और उसको जो अलग अलग लिखने को हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेदन। तो यहाँ पे देखो, कमल का वर्ण विच्छेदन कैसे है? क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ, ये क्या हो गया? कमल। भारत, भ जोड़ आ जोड़ र जोड़ अ जोड़ त जोड़ अ, तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्ण विच्छेदन। इसी प्रकार और बहुत सारे शब्द हैं, उसका वर्ण विच्छेदन है, ये आप लोग पढ़ लेंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग थोड़ा बहुत समझ लिए होंगे लग रहा है। अब इसको आप फिर से रीडिंग एक बार कर लेंगे अच्छे से, तो समझ में आ जाएगी, और आगे क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। धन्यवाद।